मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है भारत में लोक सेवाओं में प्रतिबद्धता की अवधारणा। प्रतिबद्धता का अर्थ लोक सेवाओं में दो प्रकार से लिया जाता है। दो प्रकारों में, जहां पर प्रथम नीतियों एवं संवैधानिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता है, वहीं पर दूसरा प्रकार या दूसरी जो इसकी अवधारणा है वह है राजनीतिक दल एवं राजनीतिक दलों के प्रति प्रतिबद्धता। जब प्रतिबद्धता की बात प्रथम दृष्टिकोण से होती है, जहां पर नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता है, संवैधानिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता है, तो वहां पर वो प्रश्न उभर कर सामने नहीं आता जो कि दूसरे प्रकार की प्रतिबद्धता है, जहां पर राजनीतिक दलों एवं राजनेताओं के प्रति प्रतिबद्धता है। क्योंकि दूसरे प्रकार की प्रतिबद्धता में एक विरोध उभर कर सामने आता है कि जहां पर ये बात की जाती है कि लोक सेवकों को संविधान की नीतियों और आदर्शों के प्रति तो प्रतिबद्ध होना चाहिए, परंतु उन्हें राजनीतिक दलों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता नहीं होनी चाहिए। तो ये जो प्रश्न है या ये जो विवाद हम कहें जिस पर वाद विवाद होता है, वो राजनीतिक नेताओं एवं दलों के प्रति प्रतिबद्धता पर होता है कि क्या लोक सेवकों को जो उनके राजनीतिक स्वामी हैं उनके आकांक्षा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करना, अपने विचारों को प्रस्तुत करना, अपनी सलाह देना, उनकी पसंद के अनुसार सलाह देना, क्या इस प्रकार की व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए उपयुक्त है? क्या इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए? भारत के संदर्भ में जब हम लोक सेवाओं में प्रतिबद्धता की अवधारणा का विश्लेषण करते हैं, तो भारत की स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो यात्रा है वह लगभग 7 दशकों की है। और जो 7 दशकों की यात्रा भारत में रही है, उसमें जो प्रशासनिक विशेषताएं भारत में उभर कर सामने आई हैं, उन पर जहां भारत की परंपराओं का, मान्यताओं का प्रभाव रहा है, वहीं पर जो ब्रिटिश कालीन विशेषताएं, मान्यताएं, मूल्य, मानदंड रहे थे, उनका प्रभाव या वो भी विरासत में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को प्राप्त हुए हैं। तो जो लोक सेवा का परंपरागत ढांचा है, परंपरागत विशेषता है, वो उसकी तटस्थता पर बात करती है। उसी का प्रभाव जो ब्रिटिश कालीन व्यवस्था है, क्योंकि उसमें भी तटस्थ लोक सेवाओं के दृष्टिकोण को अपनाया गया था, तो भारत में भी जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जिस लोक सेवा को बनाए रखा गया था, उसको कंटिन्यू किया गया था, उसमें तटस्थता लोक सेवाओं की एक प्रमुख विशेषता रही थी कि अर्थात जो लोक सेवक हैं वो अपने सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक विचारधाराओं से, राजनीतिक दलों से, धारणाओं से मुक्त रहकर वो अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। तटस्थता का अर्थ जहां पर लिया जाता है कि जनता को ये विश्वास रहे कि उन जो प्रशासकों के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे वो राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहते हुए अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। दूसरी तरफ जो सत्तारूढ़ दल है, मंत्री हैं, उनको ये विश्वास होगा कि जो प्रशासक हैं उनके द्वारा जो सलाह उनको दी जाएगी या उनकी निष्ठा हमेशा सरकार को मिलती रहेगी। किसी भी प्रकार की सरकार हो, उनकी निष्ठा हमेशा उस सरकार के लिए रहेगी, उसकी नीतियों के लिए रहेगी। इसी के साथ जो तीसरे प्रकार की विशेषताएं हैं, जहां पर लोक सेवाओं को अपने नैतिक साहस के आधार पर यह विश्वास होगा कि जो भी कार्य किया जाएगा,
जो भी उनके रिवार्ड मिलेगा, प्रमोशन मिलेंगे या और दूसरे तरीके का लाभ उनको मिलेगा, वो उनकी योग्यता के आधार पर मिलेगा, ना कि उनकी राजनीतिक संलिप्तता के आधार पर। तो ये जो तटस्थता की अवधारणा है, इसको भारत में स्वीकार किया गया था और इसी के इस परिप्रेक्ष्य में ही जो प्रशासनिक मशीनरी है, जो लोक सेवक हैं, उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा था कि जो सरकार के द्वारा नीतियां बनाई जा रही थी, उनका क्रियान्वयन किया जा रहा था। जो पिछले अगर हम कहें स्वतंत्रता प्राप्ति के जो कुछ लगभग 2 दशकों की जो प्रमुख विशेषता रही कि वहां पर लोक सेवकों के द्वारा जो भी राजनीतिक व्यवस्था को निष्पक्ष रूप से जो सलाह दी जाती थी, जो उनकी नीति निर्माण में उनके द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, उसको राजनीतिक मशीनरी के द्वारा स्वीकार करते हुए उसकी प्रशंसा भी की जाती थी। तो इस तरीके का जो दृष्टिकोण है, वो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में विकसित हुआ था। स्वतंत्रता के पश्चात जो समाजवादी नीतियों का निर्माण किया गया था, उनके क्रियान्वयन हेतु जिस प्रशासनिक ढांचे का गठन किया गया था और जिस संगठन के माध्यम से नीतियों का क्रियान्वयन किया जा रहा था, वो निश्चित रूप से एक इस प्रकार का दृष्टिकोण था जहां पर राज्य के द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को स्वीकार करते हुए लोगों के विकास के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की नीतियों, कार्यक्रमों का निर्माण किया जा रहा था और उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा था। इसी के संदर्भ में जहां पर लोक सेवकों के कार्यों में वृद्धि हुई थी, राज्य के कार्यों में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप लोक सेवकों के कार्यों में वृद्धि हुई थी, वहीं पर सरकार के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की नीतियों का निर्माण जनता के कल्याण हेतु, विकास हेतु निरंतर किया जा रहा था। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लगभग 3 दशक के पश्चात ये महसूस किया जाने लगा था कि जो लोक सेवकों का ये दृष्टिकोण है या तटस्थता का जो ये अवधारणा है, ये सरकार के द्वारा जिन अवधारणाओं को, लक्ष्यों को लेकर चला गया है, उसको प्राप्त करने में उतनी सहायक सिद्ध नहीं हो पा रही है। इस बात को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उनके द्वारा स्वीकार महसूस किया गया था। क्यों? क्योंकि उस समय पर या उससे पूर्व सरकार के द्वारा जो गरीबी निवारण हेतु नीतियां बनाई गई, बेरोजगारी को दूर करने के लिए नीतियां बनाई गई थी, इसी के साथ साथ जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही थी और विभिन्न प्रकार के अभाव थे, उनको दूर करने के लिए जिन नीतियों का निर्माण किया जा रहा था, जहां उन नीतियों के क्रियान्वयन में समस्या आ रही थी, कुछ समस्या आ रही थी जहां नीतियों के निर्माण में थी, और उसी के साथ साथ जब उन नीतियों का क्रियान्वयन किया जा रहा था, तो उनकी नीतियों के क्रियान्वयन का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि जिसके परिणाम स्वरूप ये महसूस किया जा रहा था कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो तटस्थता लिए हुए है, उसके द्वारा जिस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वाह किया जा रहा है, वह उन परिस्थितियों में उतना हम कहें लाभ पहुंचाने वाली, लक्ष्यों को प्रभावित करने वाली साबित नहीं प्रतीत हो पा रही थी। इसी के द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसमें जिस तरीके की विशेषताओं का विकास हुआ था, वो इस तरीके का विकास था कि जहां पर नियमों का बहुत अधिक पालन किया जा रहा था, अर्थात नीतियों के क्रियान्वयन में, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में नीतियों के जो नियम होते थे, उनका बहुत ही कठोरता के साथ पालन किया जाता था, और उस कठोरता के पालन के परिणाम स्वरूप जो कार्यों में देरी होती थी, जो लक्ष्य होते थे, वो उनकी प्रगति में, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधक बनते थे। तो इसका जो प्रभाव था, वह उस प्रशासनिक मशीनरी को जो लक्ष्य दिए जाते थे, उसके ऊपर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। औपचारिकताओं में विश्वास बढ़ा हुआ था कि हर
स्टेप पर जो नीतियां थी उनके पालन करने ही नियमों के पालन करने हेतु जो लोक सेवक थे उनके द्वारा औपचारिकताओं में बहुत विश्वास करते हुए जो प्रक्रिया का पालन किया जा रहा था वो उस प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया जाता था कि जहां पर कार्यों में देरी हो जाती थी। इसी को जो वॉल्टर बेजहॉट कहते हैं कि जो ये लोक सेवकों के बारे में उन्होंने कहा कि वे कपड़ा तो काटते हैं परंतु उन्हें शरीर का पता नहीं होता, कि वो इस प्रकार से जो कार्य हैं उसको दिखाते हैं, परंतु जो समस्या होती है कि किस प्रकार से उसको बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो जो भारत में उस समय की समस्या थी कि उससे जो लाल फीताशाही की जो एक नकारात्मक विशेषता भारत में उभर कर आई, उससे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि जो राजनीतिक लक्ष्य थे उनको प्राप्त करने में प्रशासनिक मशीनरी उतनी सक्षम नहीं हो पा रही थी। इसी समय में जो स्वतंत्रता के पश्चात का समय है उसमें अब ये महसूस किया जाने लगा था कि भाई प्रशासनिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। ये जो परिवर्तन है ये इस परिप्रेक्ष्य में किए जाएं कि जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो नीतियों का निर्माण किया गया है, उन्हें बेहतर तरीके से लागू करते हुए अधिकतम लोगों तक उनका लाभ पहुंचाकर लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इसी संदर्भ में 1969 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी उनके द्वारा नौकरशाही की प्रतिबद्धता की मांग की गई। उन्होंने कहा कि उस समय में कि नौकरशाही को प्रतिबद्ध होना चाहिए। प्रतिबद्धता की जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि चूंकि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जिस समाजवादी ढांचे को अपनाकर लक्ष्य रखे गए हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो प्रशासन है उसका प्रतिबद्ध होना बहुत जरूरी है। दूसरी जो उन्होंने बात की कि प्रशासनिक पद्धति में जो एक हम कहें क्रांति की आवश्यकता है कि टोटल चेंज होना चाहिए। वो चेंज कब होगा? वो तभी हो सकता है जब जो लोक सेवक हैं वो प्रतिबद्ध होंगे। इसी के साथ जो राष्ट्रीय उद्देश्य हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, वो भी मांग करते हैं कि प्रतिबद्ध लोक सेवाएं जो हैं वो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक कारगर उपयोगी साबित हो सकती हैं। चेतन नौकरशाही की आवश्यकता है जो उन लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध हो, उन उद्देश्यों के प्रति, उन नीति निर्देशक तत्वों के प्रति प्रतिबद्ध हो जो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक उपयोगी साबित सिद्ध हो सके। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा इस प्रतिबद्धता की अवधारणा पर बल दिया जा रहा था तो उसका जो विश्लेषण विभिन्न विद्वानों के द्वारा था उसको भिन्न भिन्न प्रकार से उसका विश्लेषण किया गया। जैसा कि मैंने आरंभ में ही कहा कि प्रतिबद्धता का अर्थ दो प्रकार से लिया जाता है, नीतियों और संवैधानिक लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता, और दूसरा है राजनीतिक दलों एवं राजनेताओं के प्रति प्रतिबद्धता। तो जब श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा ये प्रतिबद्धता की अवधारणा पर बल दिया गया था तो उसमें ये हम कहें उसका इस आधार पर विश्लेषण किया गया कि कहीं प्रतिबद्धता का अर्थ प्रतिबद्धता से मतलब कहीं राजनीति दल के प्रति, नेताओं के प्रति प्रतिबद्धता से तो नहीं, क्योंकि जो अगर पहले प्रकार की प्रतिबद्धता है नीतियों और संवैधानिक आदर्शों के प्रति, तो निश्चित रूप से किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं है। परंतु जब हम दूसरे प्रकार की प्रतिबद्धता की बात करते हैं तो वो एक विचारणीय प्रश्न बन जाता है या उस पर ऊपर प्रश्न आ जाते हैं कि क्या इस प्रकार की प्रतिबद्धता राजनीतिक व्यवस्था के लिए उपयुक्त है। विशेषकर जब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था की तो क्या ये उसके लिए उपयुक्त अवधारणा है। इसी को श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा जब स्पष्ट किया गया तो उन्होंने
जो अपना भाषण दिया था उसके पश्चात उन्होंने उसको क्लेरिफाई किया उस चीज को कि जब मैं प्रतिबद्धता की बात करती हूँ तो मैं संविधान के नीति निर्देशक तत्वों एवं उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान होने की बात करती हूँ। अर्थात लोक सेवाओं को उन संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उसके जो उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनके प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, उनको प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, क्योंकि उन लक्ष्यों को, उन उद्देश्यों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब ये लोक सेवक प्रतिबद्ध होंगे। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा प्रतिबद्धता की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने जो 9 फरवरी 1970 को इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में जब अपना भाषण दिया था, उसमें उन्होंने साफ किया कि जब मैं प्रतिबद्धता की बात करती हूँ तो उसको इस संदर्भ में लिया जाना चाहिए कि एक अधिकारी जिसका धर्मनिरपेक्षता में सक्रिय विश्वास नहीं है, तो जो समाज में सांप्रदायिक समस्याएं होंगी उनको वह उतने बेहतर तरीके से उनका समाधान नहीं कर सकता। अर्थात एक अधिकारी को उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए संविधान के लक्ष्यों के प्रति, नीति निर्देशक तत्वों के प्रति, उनमें के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। तो जब ये प्रतिबद्धता होगी तो निश्चित रूप से देश का विकास होगा और देश में विकास के नए आयामों को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो भारत में 1970 में प्रतिबद्ध नौकरशाही की अवधारणा पर बल दिया गया था, तो जो वो संवैधानिक आदर्शों के प्रति, लक्ष्यों के प्रति थी, तो उसमें निश्चित रूप से किसी को कोई प्रश्न नहीं है या किसी इस पर कोई वाद विवाद नहीं है। परंतु समस्या आती है कि क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में क्या दूसरे प्रकार की प्रतिबद्धता, राजनीतिक दलों के प्रति प्रतिबद्धता है, नेताओं के प्रति प्रतिबद्धता है, उसको भी स्वीकार किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न रहा वो था कि अगर यह प्रतिबद्धता संवैधानिक लक्ष्यों के प्रति, आदर्शों के प्रति है, तो उससे जो परिणाम निकल कर आएंगे, वो परिणाम जो होंगे, सबसे पहली चीज है कि उसमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा कि यहाँ पर जो प्रशासक हैं, जो लोक सेवक हैं, वो केवल नीतियों के क्रियान्वयन तक ही स्वयं को सीमित ना रखकर उन लक्ष्यों के प्रति अपना जुड़ाव बनाएंगे, उनके प्रति संवेदनशील होंगे। सरकार के द्वारा जो भी विकासात्मक नीतियों का निर्माण किया जाएगा, तो उन नीतियों के निर्माण में के क्रियान्वयन तक ही लोक सेवक स्वयं को सीमित ना रखते हुए लोगों के विकास के प्रति स्वयं का जुड़ाव महसूस करें, वहां पर संवेदनशील हों, उनके प्रति प्रतिबद्धता हो जाए कि जनता का अधिक से अधिक विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, किस प्रकार से इन नीतियों का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जा सकता है, जिससे कि उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इसी के साथ साथ जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें जो कभी कभी देखने में आता है कि प्रशासन एवं राजनीतिक मशीनरी के में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है, तो उसका अंत हो जाएगा। जैसा कि विचारकों का मानना है कि जब दोनों के लक्ष्य एक होंगे, दोनों के उद्देश्य एक होंगे, क्योंकि जो सरकार है उनका भी लक्ष्य है संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है, प्रशासनिक मशीनरी का जो लक्ष्य है वो भी उन्हीं के प्रति प्रतिबद्धता रखकर उन्हीं का प्राप्त करना है, तो निश्चित रूप से दोनों एक साथ चलते हुए उन लक्ष्यों को कम समय में प्रभावी ढंग से प्राप्त कर अधिक से अधिक लोगों का विकास करने में सक्षम होंगे। इसी के साथ जो महत्वपूर्ण लाभ इस दिशा में मिलेगा कि जो सभी अगर हम कहीं क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन है वो आ सकेगा, क्योंकि जिस प्रशासनिक ढांचे को भारत में अपनाया गया है, जहां पर वो ब्रिटिश विरासत की विशेषताएं लिए हुए है, परंपरागत लोक सेवकों की अवधारणा को लिए हुए है, वर्तमान में जहां भारत में राज्यों के कार्यों में वृद्धि के साथ जो नौकरशाही के कार्यों में वृद्धि हो रही है, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन
परिवर्तन की आवश्यकता है, जहां पर ढांचागत परिवर्तन भी हो और प्रक्रियागत परिवर्तन भी हो। जब ये परिवर्तन आ जाएंगे, ये क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रतिबद्धता भी उसी का एक माध्यम है, वही क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का माध्यम है, जिसके माध्यम से इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो इसका सकारात्मक परिणाम है वो ये देखने को मिलेगा कि भारत जैसे विकासशील देश में, जहां पर सरकार के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार की नीतियों का, विकासात्मक नीतियों का निर्माण किया जाता है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार रूप प्रदान करने के लिए जिन नीतियों का निर्माण किया जाता है, तो उनका उसी स्प्रिट के साथ उनको लागू किया जाए। जब प्रशासकों की प्रतिबद्धता वहां पर जुड़ी होगी, उनका लगाव वहां पर होगा, वो संवेदनशील होंगे, मूल्यों के साथ कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से जो ये परिवर्तन है उसका लाभ देश के विकास में को मिल सकेगा। परंतु इसी के साथ जो भारत जैसा विकासशील देश, जो अभी अगर हम कहें लोकतांत्रिक विकास की तरफ बढ़ रहा है, संस्थाएं हमारे यहाँ हैं, प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है, और हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाने के लिए जहाँ स्थानीय स्तर पर राजनीतिक संस्थाओं का गठन किया गया है, विकेंद्रीकरण को अपनाया जा रहा है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था को के माध्यम से लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है, तो वहाँ पर ये प्रश्न भी उठाया जाता है, या आलोचक जो है उनके द्वारा इस मत को रखा जाता है कि जो लोक सेवाओं में प्रतिबद्धता की मांग की जा रही है, ये जो लोक सेवाओं के प्रतिबद्धता की मांग है, क्या जब इस प्रकार की प्रतिबद्धता की अवधारणा को स्वीकार कर लिया जाएगा, तो इससे जो लोक सेवाएं हैं उनका स्वरूप राजनीतिक हो जाएगा। क्योंकि भारत में जिस प्रकार की लोक सेवाएं हैं वे राजनीतिक विशेषताओं को लिए हुए हैं, या हम कहें उसमें वो अराजनीतिक विशेषताएं ली हुई हैं। तो जब इस प्रतिबद्धता को स्वीकार कर लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो प्रतिबद्धता है उसके परिणाम स्वरूप जो लोक सेवाएं हैं उनका स्वरूप राजनीतिक हो जाएगा। तो ये जो राजनीतिकरण उनका होगा, उस राजनीतिकरण का नकारात्मक प्रभाव भी भारत की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ उसका प्रभाव जनमानस के ऊपर भी देखा जा सकता है। क्योंकि अब इसमें राजनीति और प्रशासन जब एक साथ मिलकर जो राजनीतिकरण करते हुए जब जो आगे भूमिका का निर्वाह किया जाएगा, तो निश्चित रूप से यह प्रश्न बना रहेगा कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लक्ष्य हैं, क्या उनको प्राप्त, या मूल्य हैं, उनको बनाए रखा जा सकता है। दूसरी चीज जो एक और इसकी हमें देखने को मिलेगी कि जो राजनीति में अस्थिरता है उसको किस प्रकार से उस कमी को जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है वह राजनीतिक अस्थिरता के दौर में, क्योंकि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विशेषकर जो 67 के पश्चात का जो दौर शुरू हुआ है, जहां पर कांग्रेस के जो प्रभुत्व है उसमें कमी आई थी, गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ था, गठबंधन सरकारों के परिणाम स्वरूप जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा है, तो उसमें जो एक राजनीतिक अस्थिरता आई है जहां पर सरकारें समय से पूर्व या तो गिर गई हैं या उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, या गठबंधन दलों के द्वारा जो अपना समर्थन है उसे वापस ले लिया जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप एक राजनीतिक अस्थिरता का जो समय चलता है या दौर चलता है, उसमें जो उस राजनीतिक अस्थिरता में जो प्रशासनिक मशीनरी है, लोक सेवाएं हैं, उनकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए ये विद्वानों के द्वारा देखा जाता है कि इस प्रकार की व्यवस्था में क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो प्रतिबद्धता की मांग की जा रही है उस पर एक प्रश्न चिन्ह है। यदि वह प्रतिबद्धता संविधान के
नीति निर्देशक तत्वों के प्रति, लक्ष्यों के प्रति है, तो निश्चित रूप से वह सही है, क्योंकि उसके माध्यम से लोकतांत्रिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। परंतु यह प्रतिबद्धता राजनीतिक प्रतिबद्धता में ना परिवर्तित हो जाए, वह केवल राजनेताओं तक या राजनीतिक दलों तक वो प्रतिबद्धता ना बढ़ जाए, वहां तक ना सीमित हो जाए। उसका जो परिणाम निकल कर सामने आएंगे, नकारात्मक परिणाम से निकल कर सामने आएंगे, निश्चित रूप से वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे और सरकार के द्वारा जिन लक्ष्यों को रखा गया है या जिन लक्ष्यों को लेकर चला गया है, उसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाएंगे या उस प्रक्रिया को शिथिल कर देंगे। तो इसलिए जो प्रतिबद्धता की अवधारणा को भारत में स्वीकार किया गया है, उस अवधारणा को उसके मौलिक स्वरूप के अंतर्गत, अर्थात संविधान के लक्ष्यों के प्रति, नीतियों के प्रति सरकारें कोई भी आए, सरकार किसी भी दल की हो, किसी भी प्रकार के दल के द्वारा उसका गठन किया जाए, उसमें जो निष्ठा है वह लोक सेवकों की निष्ठा उसे सदा प्राप्त होती रहनी चाहिए। उसी के साथ साथ जिस भी प्रकार की नीतियां बने, उन नीतियों का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो और उसी के साथ जो निष्पक्षता के साथ सलाह देने का कार्य लोक सेवकों का होता है, वो उसी के साथ निष्पक्ष रूप से सलाह राजनीतिक या राजनेताओं को देते रहें, तो वहां तक निश्चित रूप से उसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। और उन नीतियों के प्रति, जिस भी प्रकार की नीतियों का सरकार के द्वारा निर्माण किया जाए, उनको बेहतर तरीके से लागू करते हुए, क्योंकि जब हम वर्तमान में बात करते हैं या सदशासन की अवधारणा की बात करते हैं, तो हम इसमें भी बात करते हैं कि जनता की सहभागिता होनी चाहिए प्रशासन में। तो ये जो प्रशासन है, अब इस तरीके के परिवर्तन की मांग की जाती है कि वह जनता के पास, या जो जनता है प्रशासन के मध्य को, अंतर को कम करके दोनों एक साथ लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से उसके सकारात्मक प्रयास आएंगे। तो इसी के साथ जो प्रतिबद्धता की, लोक सेवाओं की अवधारणा की बात हम भारत में करते हैं, तो निश्चित रूप से जब संविधान के लक्ष्यों के प्रति, आदर्शों के प्रति, नीति निर्देशक तत्वों के प्रति, नीतियों के प्रति होगी, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम बेहतर आएंगे। और जो हमारे यहाँ पर जिन लक्ष्यों को लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को आरंभ किया गया है, उनको प्राप्त करने में भी वो अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे और उसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।